प्रिय दोस्तों, कमांडर सुधीर का नमस्कार। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके सामने चर्चा कर रहा हूं और ये मुद्दा बार बार जो है ना वो हमारे समाज में उठाया जाता है काफ़ी लोगों द्वारा। इसकी टीवी के ऊपर भी बहस होती है, इसके ऊपर बहुत आर्टिकल भी वो न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में लिखे जाते हैं। और यह मुद्दा है जो हमारे भारतवर्ष की सामाजिक व्यवस्था को खाए जा रहा है, वह है भ्रष्टाचार, करप्शन। तो आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से, कि आपके सामने जो चर्चा करूंगा, इस विषय को मैं उठाऊंगा कि भ्रष्टाचार किस तरीके से एक हमारी सामाजिक व्यवस्था के ऊपर एक दाग है, और बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि ये एक अभिशाप है भारतवर्ष के सामाजिक व्यवस्था या हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है उसके ऊपर, कि आज तक भी हम इस भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर पाए हैं इंडिपेंडेंस के इतने दिनों के बाद भी। लेकिन ये अलग बात है कि पिछले 9 वर्षों में काफ़ी इसके ऊपर प्रयास हुआ है और इस पे काफ़ी अंकुश लगाया गया है। तो आज देखेंगे कि ये चर्चा जो मैं करूँगा उसमें पहले मैं बताऊँगा कि भारत में करप्शन किस तरीके से शुरू हुआ, इसकी जेनेसिस क्या है करप्शन की। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि करप्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। क्या राजनीति नेता या राजनीति इसके लिए जिम्मेदार है, या राजनेता जिम्मेदार हैं, या हमारे जो बाबू या जिनको हम अपने सिविल गवर्नमेंट ऑफिसर्स बोलते हैं या आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बोलते हैं, उनके साथ में आईपीएस, इंडियन पुलिस ऑफिसर्स और दूसरे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो सब मिलाकर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का पूल बनाते हैं, क्या वो इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या मीडिया का भी इसमें कोई रोल है, या हमारे जो तीसरा स्तंभ है जुडिशरी, उसका इसमें कितना रोल है? इन सभी चीज़ों की मैं चर्चा आपके सामने रखूँगा। या एक ये नेक्सस बन चुका है कि सभी लोग मिलकर भी एक कनाइवेंस के तहत आपस में एक दूसरे से जो है एक जो रणनीति बनाकर जो करप्शन करते हैं, ये क्या एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम भारतवर्ष में बन गया है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम बताएंगे आपको कि हमारी जो करप्शन है वो इकोनॉमी, इंडिया की प्रोग्रेस पे उसने क्या फ़र्क डाला है 1947 के बाद में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि 2014 के बाद में करप्शन के ऊपर क्या आघात हुआ है, किस तरीके से करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करी गई है। क्या वो जो सभी स्टेप 2014 के बाद में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उनकी गवर्नमेंट है, दो, एक 1.0 एंड 2.0, जो हमारी जो गवर्नमेंट है 2.0 एंड 1.0, उसके तहत उन्होंने क्या क्या कदम, ऐसे महत्वपूर्ण कदम लिए हैं जिनकी वजह से भ्रष्टाचार को हम कुछ कंट्रोल में ले पाए हैं। उसके बाद में मैं बताऊंगा कि भ्रष्टाचार से वो कितनी जो ब्लैक इकोनॉमी जनरेट हुई है पास्ट में, और ये जो ब्लैक इकोनॉमी के द्वारा जो बेनामी प्रॉपर्टी जिस तरीके से भारतवर्ष में जनरेट हुई है, या ब्लैक मनी से बेनामी प्रॉपर्टी जो बाहर जनरेट हुई है, जो लोगों ने गलत तरीके से बाहर पैसा भेजा है और वहाँ पर जो असेट्स क्रिएट कर रहे हैं, उस वो करीब करीब कितने हैं। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ये 1947 से अब तक जो भ्रष्टाचार ने या करप्शन ने जो हमारे ऊपर, हमारी इंडियन इकोनॉमी को जो इफ़ेक्ट किया है, हमारी आर्थिक व्यवस्था को जो इफ़ेक्ट किया है, वो ये लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसे है, किस तरीके से है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि व्हाट नीड्स टू बी डन, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको समाप्त करने के लिए क्या हम उपाय करें। मेरे ख्याल से पूरी तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है। जो हमारी आज सामाजिक व्यवस्था है, गवर्नेंस सिस्टम में, ये एक तरीके से आ गई है। लेकिन फिर भी यदि कठोर कदम हम उठाएं, कुछ कदम जो आज आपको बताए जाएंगे,
तो उनसे आर्थिक व्यवस्था से हम इस भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, और जिसकी बहुत ही ज़रूरत है भारत की प्रोग्रेस के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यही कि इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। लेकिन जिम्मेदारी से पहले मैं बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में ये माइंडसेट क्यों आया करप्शन का। आप देखेंगे कि भारतवर्ष एक बहुत ही पुरातन एक ऐसी सभ्यता है जो सरवाइव कर पाई है, और हमारे जो एथिक्स, जो हमारे वैल्यू सिस्टम था, जो हमारा सिविलाइजेशनल वैल्यू सिस्टम था, जो हमारे राजाओं ने, महर्षियों ने, उनके जो गुरु थे, और जो आर्थिक गुरु थे जैसे चाणक्य या और लोग, या जैसे जो चंद्रगुप्त के राज में क्या था, जहाँ पर बिल्कुल भी कोई करप्शन या भ्रष्टाचार नहीं था, या राम राज्य में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं था, या कृष्ण भगवान के टाइम में, जिनको कृष्ण भगवान बोलते हैं, उनके टाइम में भी, या महाभारत के टाइम में भी करप्शन था नहीं था। तो वो क्यों था? ये हमारी जो वैल्यू सिस्टम था, इस पर कुठाराघात कब हुआ। ये हमारी जो एक तरीके से सिविलाइजेशनल वैल्यू सिस्टम था, जो हमारे एथिक्स का, जो मॉरल्स का, जो फैमिली टू फैमिली और जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा था, उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ। जो इन्वेडर्स, जो आक्रमणकारी जो भारतवर्ष में आए, जिन्होंने आक्रमण करा, चाहे वो कितने भी हों, पर स्पेशली जो मुगलों ने यहाँ पर राज किया, उससे हमारी जो एक मानसिक स्थिति थी वो एक तरीके से ऐसी हो गई कि भाई यदि हमें कोई भी लूटने आए तो हमें लूट सकता है, वो चाहे किसी भी रूप में हो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, और जब चाणक्य थे, जब हमारी अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का करीब 37 से 40% हुआ करती थी, ये थी भारत का एक तरीके से स्मृति, और ये था भारत का एक तरीके से आर्थिक जो प्रभाव था पूरे विश्व में, वो ये था। क्योंकि यहाँ पर जो एक तरीके से ट्रेड, जो व्यवसाय था, वो प्रोडक्शन की वजह से था। यहाँ पर जो टेक्सटाइल का था, जो कपड़े बनाने का उद्योग था, वो सबसे अच्छी किस्म की कॉटन और कपड़े यहाँ पर भारतवर्ष में बनते थे, और उनका व्यापार बाहर होता था, और उसके बदले में हमें सोना और चांदी जो मिलते थे, वो हमारे वापस इंडिया में आते थे। और उसका ये था कि भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन मुग़ल उसमें काफ़ी जो है ना, इन चीज़ों पर प्रभाव पड़ा। लेकिन फिर भी हमारी आर्थिक व्यवस्था इतनी चरमरा नहीं गई, क्योंकि 1700 ईस्वी तक भी, जिस तरीके से 17वीं सेंचुरी में भी जब ये ब्रिटिशर्स आए, तो भी हम 17 से 18% जो है ना जीडीपी का पूरे विश्व की जो है ना हमारा हिस्सा था। वो दूसरी बात है कि हम ये नहीं कह पाएंगे, क्योंकि मुग़लों ने हमारी आर्थिक व्यवस्था का ध्यान रखा नहीं। जिस तरीके से उन्होंने नरसंहार करा, जिस तरीके से उन्होंने हमारी जो टेम्पल, जो मंदिर के द्वारा जो अर्थव्यवस्था चलती थी, उस पर आघात किया, जो लूटपाट करी, उसी का मतलब था कि कम से कम 20%, 37-40% से घटकर जो है वो करीब 18 से 20% हो गई थी। या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, फिर भी 26-27% वो 18वीं सेंचुरी तक रही। जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी, ये बिल्कुल सही बात है कि ब्रिटिशर्स ने सबसे ज़्यादा लूट खसोट भारतवर्ष में करी। उन्होंने जितने भी कानून बनाए हैं, चाहे वो आईपीसी का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, एविडेंस एक्ट हो, जितने भी कानून ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं, वो सोसाइटी को एक तरीके से कर लेने के लिए, और भारतवर्ष की जो स्मृति थी, जो यहाँ के हमारी धरोहर थी, उसको लूटने का काम किया है। और ये सारे ट्रेजर की यदि हम वैल्यू लगाएं, और जो लूट खसोट जिस तरीके से, निर्ममता से जो ब्रिटिशर्स ने भारतवर्ष में करी है, यदि उसका मूल्यांकन करें, तो ये एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ही एक रिसर्च है, और कैम्ब्रिज की भी एक रिसर्च है, जिसके अनुमान के अनुसार
करीब भारतवर्ष को जो अंग्रेजों ने लूटा है 200 साल तक, उसकी जो वैल्यू है वो थी करीब 43 टू 45 यूएस डॉलर्स ट्रिलियन। यूएस डॉलर्स 43 टू 45 ट्रिलियन। तो आप देखिए कि कितनी व्यवस्था, यदि आज हम इस अमाउंट को लगाएं तो मेरे ख्याल से आप देखेंगे कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की वैल्यू जो है ना, वो उसका जो है ना 1/3 जो है ना वो भारतवर्ष से लूटा गया ब्रिटिशर्स द्वारा। वो कहाँ पर गया, वो किस तरीके से वहाँ पर बटा, और उसमें कौन देश आए, तो उसमें आप ये तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम का जो एक तरीके से प्रोग्रेस हुई है, जो डेवलपमेंट हुई है, और उसके और जो मेन एलाइज हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, उनका भी जो एक तरीके से डेवलप्ड कंट्री हुए हैं, वो भारत की लूट खसोट के कारण ही हुए हैं। तो ये था। तो इस माइंडसेट में जब ब्रिटिशर्स के यहाँ पे रहे, जिस तरीके से उन्होंने हमारी सोसाइटी को डिवाइड किया, तो यहाँ पर एक करप्शन जो है ना वो बन गया। और 1947 के बाद में जो हमारी एक तरीके से पॉलिटिकल विचारधारा जिसने यहाँ पर भारतवर्ष में राज किया, मेनली वो कांग्रेस का राज था। तो उसमें हमने ब्रिटिशर्स की तरह से राजनेता भी, उन्होंने किंग की तरीके से यहाँ पर राज किया, और सारे मिनिस्टर्स और राजनेता भी उसी तरीके से करप्शन में लिप्त हो गए। जो कुछ लोग थे जो कांग्रेस के बड़े बड़े मिनिस्टर्स या एक पर्टिकुलर फैमिली, एक डायनेस्ट फैमिली के साथ में जो मिलकर रहे थे, उन्हीं की प्रोग्रेस इसमें हुई। और ये प्रोग्रेस, जो हमारा जो माइंडसेट था, एक कॉलोनियल माइंडसेट, और जो अपने को ब्रिटिशर्स से इन्फीरियर सोचना, ब्रिटिश के सारे सिस्टम्स को ठीक से सोचना, तो ये करप्शन हमारी सोसाइटी में आया। और इस करप्शन को बजाय रोकने के, इसको कांग्रेस ने बहुत बढ़ावा दिया। और जिसकी वजह से इन जब से 1947 से मैं कहूँगा 2014 तक जो भारतवर्ष की व्यवस्था पे जो एक करप्शन ने, जो भ्रष्टाचार ने आघात करा, ये बहुत ही बड़ा था। और इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो राजनेताओं की है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार राजनेताओं ने करा है। राजनेताओं ने इस भ्रष्टाचार को करने के लिए अपने साथ जो है ना, जो बाबू हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव, जो सशक्त एक तरीके से हमारा दूसरा स्तंभ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नेंस का, राजनेताओं के बाद में संसद के और पार्लियामेंट या असेंबली के बाद में, तो वो थे ये। तो इनको भी अपने साथ में मिला लिया, और इस तरीके से शुरुआत हुई एक नेक्सस, राजनेता और बाबू मिलकर, जिसमें सभी जितने भी गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो सभी शामिल हो गए, और सभी विभागों में और सभी तरीके से जो है ना करप्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा। और सबसे बड़े करप्शन जो हुए वो पहले जीप घोटाला था आर्मी का, बहुत पहले। और उसके बाद में तो डिफेंस के जितने भी एक्विजिशन हुए उसमें कमीशन जाता था। सबमरीन का एक प्रोजेक्ट आया, अंतरिक्ष का आया, 2G घोटाला आया, कोई कॉल स्कैम आया, और कॉमनवेल्थ। तो एक तरीके से UPA 1 और UPA 2, जहाँ पर जो हमारे मूक प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके समय में तो जिस तरीके से डे लाइट लूट हुई बैंकों की, तो उससे पूरी तरीके से भ्रष्टाचार ने हमारी अर्थव्यवस्था को एक तरीके से चकनाचूर करा। बहुत बड़ा इफेक्ट इसके। आप यदि देखेंगे कि चाइना हमारे साथ ही करीब करीब आज़ाद हुआ है, और चाइना की अर्थव्यवस्था का साइज भी इतना ही था जितना भारतवर्ष का, और 90 तक भी भारतवर्ष का जो और चाइना वो बराबर बराबर ही चल रहे थे। लेकिन आप देखेंगे कि 1950 से 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था में कोई ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी एफर्ट इस तरफ नहीं किए गए। जबकि आप देखेंगे कि भारतवर्ष के साथ में जो छोटे छोटे साउथ एशिया के ही देश हैं, उसमें वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर तो खैर बहुत ही बड़ी उसने करी है। तो इस तरीके से ये सारे छोटे देशों की जिनकी इकोनॉमी बहुत कम थी, उन्होंने काफ़ी जो है ना विस्तार किया। लेकिन भारतवर्ष वहीं का वहीं रुका रहा, बल्कि हमारी ग्लोबल GDP में
जो 1950 में हमारा हिस्सा हुआ करता था वो 1990-91 तक गिरकर और भी कम हुआ। फिर उसके बाद एक उदारीकरण शुरू किया नरसिम्हा राव जी ने, लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। लेकिन उस उदारीकरण की वजह से भारत का थोड़ा, हमारी जो इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे लचर पचर करके वो चलने लगी। राजीव गांधी जी ने अपने टाइम में कहा था एक बार, जब वो प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी की अकस्मात मृत्यु के बाद में जब उनको प्रधानमंत्री चुना गया और बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ बने, तो उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष में सिर्फ 15 पैसे, 1 रुपये से सिर्फ 15 पैसे या 15% जो हम एलोकेशन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, वही ग्रास रूट पे उनके लिए जाता है जिनके लिए ये मदद सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी या फंड एलोकेट करे गए थे। तो आप देखिए कि 85% जो है ना वो हिस्सा रहा है करप्शन का, और इसको राजीव गांधी जी ने जो है ना लेट 80s में माना है। तो आप देखिए इतने वर्षों तक वो करप्शन किस तरीके से आघात कर रहा था। जो एक तरीके से गरीबी उन्मूलन का जो नारा कांग्रेस ने दिया गया वो कुछ भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर कर और इस तरीके से भ्रष्टाचार को इतना व्याप्त कर दिया। यदि मैं आपको साइज बताऊं और कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इस पीरियड के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, 2014 तक, 1947 से 2014 तक भारतवर्ष ने जो एक कॉस्ट पे करी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, भ्रष्टाचार की वजह से या एक अच्छे गवर्नेंस ना होने के कारण या कोई भी ऐसे एफर्ट ना करने के कारण कि जिससे गरीबी का उन्मूलन हो सके, या कोई भी ऐसे एफर्ट अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस को हम बचाएं या मैन्युफैक्चरिंग बेस को हम प्रोटेक्ट करें, इन सब चीज़ों का जो हमें लॉस है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, वो US 10 to 12 ट्रिलियन डॉलर्स है। आज हमारी इकोनॉमी करीब करीब वो चाइना के पैरेलली आज होती, और हम मुश्किल से, हो सकता है कि 2 to 4 US ट्रिलियन डॉलर से हम चाइना के पीछे रहते, लेकिन हम नेक टू नेक चाइना के साथ में रेस करते। तो ये इफेक्ट रहा है भ्रष्टाचार का। आप देखिए कि भ्रष्टाचार ने कितने लोगों को जो है ना इनइक्वलिटी बढ़ी, और भ्रष्टाचार से जो है ना जो इकोनॉमिक साइज था उसका इतना हो गया कि जो कांग्रेस के और जो राजनेता थे वो बहुत फ्लरिश हुए। एक MLA या MP जिसकी मान लिया प्रॉपर्टी जो भी थी वो हजारों करोड़ तक पहुंची है। जितने भी पुराने नेता हैं ये हैं, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट बिजनेसेस हैं, प्राइवेट बिजनेसेस के साथ में उनके जो है ना ऐसे कोलैबोरेशंस हैं, उनकी बेनामी संपत्ति है बहुत लार्ज स्केल पे, वो आप देख सकते हैं। और जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं ज़्यादातर जो हैं, जिनके खिलाफ आज मुकदमे चल रहे हैं, जिनका पूरा इसमें प्रेस में एक तरीके से और मीडिया में उनका पूरा डिस्कशन है, ED की रेड चल रही है, उनके केसेस हैं, कुछ कन्विक्ट हो चुके हैं, कुछ के खिलाफ चार्जशीट है, कुछ के खिलाफ जांच चल रही है, कुछ लोग बेल पर हैं। वो जितनी भी डायनेस्ट फैमिलीज हैं स्टेट्स की, उन्होंने बहुत ही व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार किया है। और उसमें जो उनके अपने चहेते हैं, यदि मैं इनको लगाऊं कि ऐसे 10,000 लोगों को ही उन्होंने जो है ना आगे बढ़ाया, और 10,000 लोगों में से मैं ऐसे 1,000 लोग लूँ जिनकी प्रॉपर्टी 10,000 करोड़ से ज़्यादा है, और ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, ऐसे बिजनेसमैन हैं, और ऐसे हमारे जो हैं वो एग्जीक्यूटिव्स हैं डिफरेंट पोस्ट पर, इन सब को मिलाकर इनके कनाइवेंस से ऐसी फैमिलीज हैं हज़ार जिनकी प्रॉपर्टी 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा है बेनामी संपत्ति, वो इंडिया में हो या बाहर में। इसी तरीके से यदि मैं लूँ कि 1,000 लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी 5,000 करोड़ के आसपास है। मैं बेनामी प्रॉपर्टी, एसेट्स, ज़मीन और ये इन सब की बात मैं कर रहा हूँ, या जो बिज़नेस उन्होंने खड़ा किया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यदि हम उसकी कॉस्ट लगाएं तो वो भी करीब इन सब को मैं लगा रहा हूँ। और 1,000 ऐसे हैं जिनकी संपत्ति करीब 1,000 करोड़ के करीब इसी पीरियड के दौरान जो है ना वो हो गई है करप्शन। और ये करप्शन का प्रभाव है। और बाकी यदि जो 7,000 बचे हैं, यदि मैं उनको लगाऊं 100 से 50 करोड़ के आसपास भी,
तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जो 1947 से 2014 या कुछ केसेस 2014 के बाद भी हुए हैं कि यदि ये बेनामी संपत्ति का मूल्य लगाया जाए, यदि इस बेनामी संपत्ति जो भारतवर्ष में इन करप्ट लोगों की, भ्रष्टाचारियों की है, इसका मूल्य आप सोच भी नहीं सकते। ये करीब बैठता है करीब 200 लाख से 225 लाख करोड़। और यदि मैं आपको यूएस ट्रिलियन डॉलर्स में सिंपली करके बताऊं तो ये बैठता है करीब यूएस डॉलर्स 2 ट्रिलियन से 2.5 यूएस डॉलर ट्रिलियन, जो है ना, ये बेनामी संपत्ति का साइज है भारतवर्ष में। और ब्लैक इकोनॉमी का जो सर्कुलेशन भारतवर्ष में है, जिस तरीके से ये जो ब्लैक इकोनॉमी जो आई है, पहले मैंने सोचा था ये करीब जो है ना वो करीब 1.5 यूएस ट्रिलियन डॉलर्स के करीब होगी, लेकिन ये शायद 2 से लेके 2.5 यूएस ट्रिलियन डॉलर्स 2.5 यूएस ट्रिलियन डॉलर्स की जो है ना हमारी वो बेनामी संपत्ति या एक तरीके से ब्लैक मनी, और जो ब्लैक मनी जो है ना वो बिजनेसेस में लगा हुआ है, वो इसका साइज है। तो आप देखिए कि भ्रष्टाचार किस तरीके से व्याप्त है। लेकिन जरा सोचिए कि भ्रष्टाचार के लिए क्या ये ही राजनेता या हमारे एग्जीक्यूटिव्स या सरकारी नौकर या हमारे बिजनेसमैन या जो बिजनेसमैन जिन्होंने गलत तरीके से बैंकों को लोन लिया जो एनपीए में कन्वर्ट हुआ, वो 10 से 20 लाख करोड़, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि यूपीए और यह कांग्रेस का दोबारा आना, इसका मतलब है कि आपको एश्योरेंस है कि कम से कम 20 लाख करोड़ का तो करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको गिनवाया 20 लाख करोड़ तो शायद 1 टर्म या 2 टर्म का उन्होंने गिनवाया है। जो लास्ट यूपीए का है वो सिर्फ एनपीए का ही इतना 20 लाख करोड़ बैठता है। तो 5 साल के लिए कैलकुलेट करके आपको बता रहे थे, पर अभी मैंने साइज बताया कि 1947 से और अब तक जो कितना हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ है, इंडिया की इकोनॉमी कहाँ पर होती, और कितना जो साइज़ है ये हमारी ब्लैक इकोनॉमी और बेनामी प्रॉपर्टीज़ का, डिफरेंट काइंड ऑफ एन असेट्स, रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज़ भारतवर्ष में और बाहर, और इलीगल रूट से जो बाहर जो टैक्स हेवन कंट्रीज से होकर यहाँ पर आई हैं, उन सब का साइज़ मैंने आपको बता ही दिया कि ये यदि इसको अनर्थ किया जाए, यदि गवर्नमेंट अटेम्प्ट करे, तो मेरे ख्याल से 2 to 2.5 यूएस ट्रिलियन डॉलर्स का जो है ना हम बेनकाब कर सकते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ सकते हैं जो राजनेता हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो बाबूज हैं, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस, जजेस, सीएस और चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स, कंसल्टेंसी फर्म्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, ये सभी लोग जो इसमें मिलके जो घपला करते हैं, और एक आम आदमी को और एक गरीब आदमी को जो इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी है सशक्त करने की, ये रहा है। लेकिन 2014 के बाद में मोदी जी के एफर्ट से टॉप लेवल का जो करप्शन वो ख़त्म हो गया है, और करीब करीब जितनी भी डिफेंस डील हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो रही हैं, वो बिल्कुल साफ़ हैं। और जब विपक्ष ने उसके ऊपर कुछ जो संदेह पैदा किया और उन्होंने पीआईएल करी, तो सुप्रीम कोर्ट में भी उन सभी डिफेंस डील्स को और ऐसे गवर्नमेंट के एक्शंस को जो है ना वो हरी झंडी दे दी गई है। और अब भारत बहुत ही सशक्त तरीके से बहुत ही एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है ये 2014 के बाद में सिर्फ 9 साल में बन गई है। आज हम 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 3.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर सिर्फ 9 साल में बन गए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 से 2029 का यदि एक काल जो है जो बिल्कुल आएगा मोदी जी के पास में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, तो मेरे ख्याल से वो भारतवर्ष को अभी उन्होंने 2014 से 2023 तक 10वीं आर्थिक व्यवस्था से लाकर 5वीं आर्थिक व्यवस्था, बड़ी आर्थिक व्यवस्था पूरे विश्व में बना दी है। और वो मेरे ख्याल से अगले 5 सालों में 2024 से 2029 के बीच में न सिर्फ भारतवर्ष सब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बन जाएगा, बल्कि जीडीपी ट्रिलियन डॉलर्स के हिसाब से वो उससे भी बड़ी
जो है ना वो प्रोग्रेस कर सकता है 2030 तक। मेरा अनुमान है कि 2030-2031 तक जो है ना वो इंडिया जो है ना 10 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनना चाहिए, यदि हमारा यहाँ भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर भी लोअर स्केल पर और मीडियम लेवल पर अभी भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, और उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिससे भ्रष्टाचार को बिल्कुल, यदि बिल्कुल ही ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम 90% जो है ना उसको ख़त्म किया जा सकता है या उसको नियंत्रित किया जा सकता है। और वो सुझाव मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहला है कि सारी प्रॉपर्टी को आधार कार्ड से लिंक किया जाए और उसकी ट्रेसिंग होनी चाहिए। ऐसे एआई सपोर्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप लर्निंग एमएल का सहारा लेकर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड एआई के टूल्स, एनालिटिक्स टूल बनाने चाहिए, जिससे इसको जो है ना वो एक सेंट्रल डाटा डिपॉजिटरी या सेंट्रल डाटा सेंटर या डाटा कलेक्शन सेंटर, जिसमें इसकी जो है ना एक तरीके से अकाउंटिंग होनी चाहिए सारी प्रॉपर्टी की, कि कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी में कौन सा आधार कार्ड, तो ये 100% किया जाना चाहिए। और विद इन 6 मंथ जो है ना ये देना चाहिए कि जो अपनी बेनामी प्रॉपर्टी को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर रहा है उसको जो है ना गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी विदाउट पेइंग एनी कंपनसेशन। ये लाभ पहला होना चाहिए। और दूसरा मेरे ख्याल से ये तो सारी बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर आ ही जाएगा। दूसरा है मेरे ख्याल से आज जो है ना डिजिटल इकोनॉमी में हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। यदि हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पूरे वर्ल्ड की देखें तो करीब 46% सिर्फ इंडिया कर रहा है, और हमारा यूपीआई जो है ना वो सबसे अच्छा फाइनेंशियल टूल एक तरीके से बना है पूरे विश्व में, और काफ़ी देश जो है ना उसको प्रयोग में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ट्रेड भी रुपीज़ में बढ़ा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब डिजिटल इकोनॉमी इतना अच्छा कर रही है, आज हमारे डिजिटल पेमेंट, एक छोटे छोटे वेंडर, सब्जी बेचने वाला जो सड़कों पर बैठता है, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, जो मेड्स हमारे घर में काम कर रही हैं, वो सभी जो है ना वो डिजिटल पेमेंट, किसान गांव में और गांव की भी जितने भी शॉप हैं वो सब पर वो डिजिटल पेमेंट है। यूपीआई इंटरफेस हो या और दूसरे ऐसे पेमेंट सिस्टम हैं जो बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं। भारतवर्ष में आज 225 करोड़ के करीब अकाउंट हैं और 30 करोड़ कुल फैमिली हैं। तो हम लगाएं करीब कि 7 से 8 अकाउंट जो आज हैं, मोदी जी ने 48 करोड़ लोगों को जो लास्ट माइल पे हैं उसको अकाउंट से जोड़ दिया है। और सिर्फ भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म कर कर जिसने पिछले 9 सालों में करीब 135 मिलियन लोगों को उनका जीवन आधार का जो है स्टैंडर्ड जो है ना वो भारतवर्ष ने बढ़ा दिया है। और आज विश्व की बड़ी बड़ी एजेंसी जो है ना वो उसका समर्थन कर रही हैं। हमारे नीति आयोग की रिपोर्ट भी यही कह रही है। तो ऐसे उसमें हमें, मेरा दूसरा सुझाव ये है, जैसे मैंने पहले बताया कि सारी प्रॉपर्टीज को आधार से कनेक्ट करना चाहिए इमीडिएटली, और इसी सत्र में इसके बारे में कानून लाना चाहिए, मानसून सत्र में, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और उसके साथ साथ ये लाना चाहिए कि 100 रुपीज़ के नोट से ज़्यादा नोट की ज़रूरत नहीं है। 2000 के नोट भी सारे वापस हो चुके हैं जो बाहर थे। और इसके बाद में जब डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं तो क्यों हम 100 नोट से ज़्यादा रखें। यदि आप सिंगापुर में देखें तो वहाँ पर सबसे बड़ा नोट जो है वो 50 सिंगापुर डॉलर है। यूएस में मेरे ख्याल से $100 है यूएस का। तो इसी तरीके से इंडिया में भी 100 रुपीज़ का नोट जो है ना वो मैक्सिमम होना चाहिए, और सारे डिजिटल पेमेंट होने चाहिए, या बड़े पेमेंट जो है ना वो चेक से जो है ना होने चाहिए जिनके ऊपर। और इसी तरीके से जो तीसरा सुझाव ये है, इकोनॉमिक फ्रॉड्स, बैंक फ्रॉड्स और एनी काइंड ऑफ एन लाइक साइबर फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, वो सब फास्ट ट्रैक कोर्ट से होने चाहिए। और जिस तरीके से एमपी एंड एमएलए कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में डिसीजन 1 साल में हो जाता है, तो फाइनेंशियल मैटर्स का टॉप प्रायोरिटी अकॉर्ड करते हुए वो सिर्फ 6 महीने में होना चाहिए।
तो इस तरीके से यदि मेरे इन 3 सुझावों को मान लिया गया तो मुझे पूरी आशा है कि भ्रष्टाचार 90 टू 95% भारतवर्ष से सिर्फ अगले 2 सालों में एकदम से ख़त्म हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने सुझाव आदरणीय प्रधानमंत्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समक्ष रखे हैं उन सुझावों पर जरूर विचार किया जाएगा और इनको जो है वो कानूनी जामा पहनाकर इनको लागू भी किया जाएगा। हो सकता है कि थोड़ी देर हो, पर मुझे पूरा विश्वास है इनको लागू किया जाएगा। यदि आपको आज का ये एनालिसिस, ये अध्ययन और जो बात मैंने आपके सामने रखी है भ्रष्टाचार के बारे में, यदि आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पर क्या विस्तृत रूप से जो है ना वो जानकारी आपको दी जाती है। ये चैनल अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये किसी भी कोई फ्रिल्स को, जैसे जो स्लाइड्स हैं या डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्किल, और उनको ना देकर ये बिल्कुल साफ गोई से बात करने का रास्ता मैंने आपसे चुना है। और इसी तरीके से जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो आम आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसके लिए मैं उन पर इसी तरीके से चर्चा कर और विस्तृत चर्चा कर अपनी रिसर्च अनुसंधान करने के बाद में सही सही चीज़ें बिल्कुल आपके समक्ष लाऊंगा। और इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को जो है आप दूसरे चैनल्स पर या दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम में भी आप शेयर करें। धन्यवाद।